यस 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 वेरी वेरी गुड इवनिंग। लेट मी चेक कौन कौन आ गए हैं, कौन से प्यारे बच्चे आ गए अपने। यस, वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो? टेल मी गाइस, आर यू वेल, डूइंग बेस्ट इन योर लाइफ? आई होप सब मस्त होंगे अपने लाइफ में और बहुत ही बेहतरीन करते होंगे। हर एक दिन कैपिटलाइज करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। यस गाइस, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, जल्दी में चैट बॉक्स में बता दीजिए। हाउ आर यू एबल टू हियर मी? यस, आवाज आ रही है। यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गोविंदा, गुड इवनिंग मेरे भाई। जल्दी जल्दी। यस, ऑल फाइन, चलेगा बेटा जी। आज हम फेमा का मेजर एक्ट एंड करने के मूड में है। वेरी वेरी क्लियर, भरोसा मानो ये अगर आज खत्म हो जाता है तो लगभग आपके मॉड्यूल के 2 चैप्टर खत्म हो जाते हैं। चैप्टर 2 और 3 जो भी नाम है, इंट्रोडक्शन फेमा एंड एलआरएस, लिबरलाइज रेमिटेंस की। ओके, तो गाइज मैं अगर आपको बोलना चाहता हूं कि हमने अभी तक क्या बात की है। हमने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में बात किया है और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन डिफाइंड है which is not a capital account and includes the following four। 4 चीजें इंक्लूड होती है करंट अकाउंट में। अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन के हिसाब से 4 चीजें करंट अकाउंट में इंक्लूड होती है। सर कौन सी 4 चीजें इंक्लूड होती है? पेमेंट ड्यू इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, पेमेंट ड्यू इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। then if I'm talking about remittance of living expenses of parent, spouse, children जो बाहर रहते हैं, travel to foreign country, medical treatment etc etc। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिमिलर फैशन में अगर हम ये देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड हो जाता है। 4 चीजें इंक्लूड होती है करंट अकाउंट में। और अगर मैं आपको बोलता हूं कि करंट अकाउंट के डेफिनेशन में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, ये सब कल वाला पढ़ रहे हैं, कल वाला एक बार 5 मिनट बता रहा हूं मैं आपको। करेक्ट, पेमेंट ड्यू इन द कोर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, पेमेंट ड्यू ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस ऑफ लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन अब्रॉड एंड फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकल केयर ऑफ द पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन। वेरी वेरी क्लियर गाइस। तानिया, टॉपिक चल रहा है बेसिकली फेमा। आप सेक्शन 5 कंपटीशन एक्ट पूछ रहे हो बेटा जी। ऐसा हो गया कि 3rd स्टैंडर्ड की क्लास चल रही है और आप पूछ रहे हो 2nd या 4th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। फिलहाल बेटा ऐसा नहीं, आप फेमा पे पूछिए। ओके, अब उसके बाद में अगर मैं आइडियलिस्टिकली बोलता हूं, फेमा सेक्शन नंबर 5 करंट अकाउंट में डील करता है। सेक्शन 5 करंट अकाउंट में डील करता है। सेक्शन 5 में क्या बोला गया है? सेक्शन 5 बोलता है कि एनी पर्सन हु वांट टू सेल फॉरेक्स और बाय फॉरेक्स, they can do it only through basically, मेरी बात मानना, only through authorized person के थ्रू ही करेंगे। वेरी वेरी क्लियर। और बेटा जी, अगर करंट अकाउंट के लिए रिस्ट्रिक्शंस जो भी रहेंगे वो आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो सिमिलर फैशन में अगर मैं बोलना चाहता हूं, इट विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। तो सेक्शन 5 को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने बेटा जी रूल्स पास किए हैं। द रूल इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स। यस और नो? करंट अकाउंट को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इन्होंने रूल्स पास किए हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। और बेटा रूल नंबर 3 बोलता है कि हम तुम्हें फॉरेक्स इस काम के लिए नहीं देंगे। रूल नंबर 4 बोलता है हम फॉरेक्स देंगे सब्जेक्ट टू द प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। एंड रूल 5 बोलता है कि हम तुम्हें फॉरेक्स देंगे बट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। जिसमें से हमने अभी तक प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिया कल वाले लेक्चर में।
प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिया. In that we have done that all those transactions mentioned in schedule 2 will be requiring prior approval of government. All those transactions mentioned in schedule 2 will be requiring prior approval of government. Do you understand this? Okay. Similarly, ये आपको schedule 2 के अंदर बोला गया है. schedule 2 का लिस्ट आपके मॉड्यूल से हटाया गया है और आपको अभी schedule 2 एटलीस्ट लर्न नहीं करने की जरूरत है. बट schedule 2 की झांकी मैं आपको दिखा देता हूं. ये देखो schedule 2 के अंदर कौन से मिनिस्ट्री से परमिशन लेना है ये इधर मेंशन्ड है. schedule नंबर 2 हो गया. अब आते हैं schedule रूल नंबर 3. कौन से ट्रांजैक्शन के लिए फॉरेक्स मिलेगा ही नहीं? प्रोहिबिटेड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. कौन से ट्रांजैक्शन के लिए आपको फॉरेक्स मिलेगा ही नहीं? हमने देखा बेटा जी ऑल दोस ट्रांजैक्शन मेंशन्ड इन शेड्यूल 1, ट्रैवल टू नेपाल भूटान और ट्रांजैक्शन विद अ पर्सन ऑफ नेपाल भूटान. अगर ये 3 बातें हैं तो आपको फॉरेक्स मिलेगा ही नहीं. वापस रिपीट कर रहा हूं मैं. transaction in schedule 1, travel to Nepal Bhutan and transaction with a resident of Nepal Bhutan, ये अगर है तो आपको क्या मिलेगा? नहीं, आपको फॉरेक्स नहीं मिलेगा. तो स्केड्यूल 1 हम देखेंगे. स्केड्यूल 1 हमने कल पढ़ लिया था. रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स. रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स करेक्ट है. लॉटरी से जो कमाया हुआ पैसा है वो आप बाहर लेकर जाना चाहते हो, नहीं चलेगा. इनकलाब जिंदाबाद. उसके बाद इनकम फ्रॉम रेसिंग राइडिंग से जो कमाकर आप बाहर लेकर जाना चाहते हो, ना मुन्ना ना, हम अलाउ नहीं करेंगे. लॉटरी टिकट खरीदने के लिए पैसा बाहर लेकर जाना चाहते हो, हम अलाउ नहीं करेंगे. कमीशन टू होल्ली ओन सब्सिडरी बाहर देना चाहते हो, हम अलाउ नहीं करेंगे. आप रुपी स्टेट क्रेडिट रूट के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हो और उसमें कमीशन 10% से ज्यादा देना चाहते हो, हम अलाउ नहीं करेंगे. कॉलबैक चार्जेस एंड रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन फंड हेल्ड इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट. गाइस, एनी क्वेरी टिल नाउ? कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं जब ऐसे अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना. अब जो भी हो शोला बनकर पर्वत है पिघलाना, अब जो भी हो कांटे बनकर. एनी क्वेरी? बहुत बेसुरा गाया, अल्टीमेटली सॉरी फॉर दैट, बट यस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मेरा बेसुरा गाना सुनना पड़ेगा. हम आगे बढ़ेंगे. आवाज नहीं आ रही. ऐश्वर्या स्टेलिंग सर, आपके साइड से वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है क्या? ऐश्वर्या, आई वुड सजेस्ट ईयरफोन हेडफोन यूज कर लो, बढ़िया रहेगा. अनिर्देश न्यू मॉड्यूल में हटाया गया है. रितु मजे ले रही है. अरे क्या बात है. यस ऋषि, कीप द स्पिरिट कि हम आप जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं भी आपके साथ आगे बढ़ूंगा. क्या बात है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. लेट अस कम बैक. आ जाते हैं. सुबोध मजे ले रहा है, भगा रहा है मुझे पुणे से, बेशरम. अरे बेशरम. चलो तो गाइस अब देखो, रूल 3 खत्म, रूल 4 खत्म. अब कौन सा बचा रूल करंट अकाउंट के लिए? रूल 3 खत्म, रूल 4 खत्म, अब कौन सा रूल बचा है? ओके, आई जस्ट ट्राई टू इंक्रीज द वॉइस. एक सेकेंड रुको. रूल 3 खत्म, रूल 4 खत्म, अब कौन सा रूल बचा है? अब आवाज आ रही है आप लोगों को? अब आ रही है क्या आवाज? अब आवाज में क्लैरिटी है क्या? चलो आज अब अटैक करना फटाफट.
मजे लिए जा रहे हो बेटा, वाह पांडे जी। चिन्मन खन्ना, आई नीड टू वेरीफाई फॉर ओल्ड सैलरीज बेटा। आप एक काम करिए, मॉड्यूल खोलिए एक बार, पता चल जाएगा इमीडिएट अपडेटेड मॉड्यूल। चलो 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 चलो, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। काफी। अरे अद्वैत, थैंक यू यार, नाइस टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। आई होप यू आर डूइंग योर स्टडीज बेस्ट, इनफैक्ट एवरी स्टूडेंट। बट अद्वैत का मैसेज बहुत दिनों बाद दिखा है, रेगुलर बैच का बच्चा है। यस गाइस, अब आते हैं रूल नंबर 5। कौन से ट्रांजैक्शन के लिए आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई लगेगा? कौन से ट्रांजैक्शन के लिए आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई लगेगा, ये वाला डिस्कशन है। कौन से ट्रांजैक्शन के लिए आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई लगेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन लगेगा। रूल 5 बोलता है, रे मुन्ना जी सुनो मेरी बात, रूल 5 ने बोला है, थोड़ा सा झांकिए, हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं। व्हाट इज रूल 5 ट्राइंग टू टेल? लेट अस वेरीफाई। रूल 5 क्या बोल रहा है, लेट अस चेक। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी ओपन द रूल्स। क्या बात है यार, वेरी गुड। नहीं, मैं तेरा एंड में गुड वो बाय बाय वाला मैसेज पक्का देखता हूँ सभी स्टूडेंट का, तो उसमें तेरा दिखता भी है। तो ये देखो, रूल 5 क्या बोलता है, टेक प्रायर अप्रूवल। जो ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 के अंदर है, उस ट्रांजैक्शन के लिए तुम्हें पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई लेना पड़ेगा। जो जो ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 के अंदर है, उन सारे ट्रांजैक्शन के लिए उन सारे ट्रांजैक्शंस के लिए तुम्हें बेसिकली आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। भाऊ के पास जाना पड़ेगा, अपना भाऊ नाराज हो जाएगा। भाऊ से बात करो, भाऊ ने हाँ बोला तो बिंदास जाओ। तो भाऊ को पूछे बगैर करना नहीं। टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ भाऊ। हु इज भाऊ? आरबीआई। अरे आरबीआई, 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 तो आरबीआई से पूछे बगैर करना नहीं। तो अब मेरी बात मानना है, हमें स्केड्यूल 3 में थोड़ा झांकना पड़ेगा। स्केड्यूल 3 ने कुछ बातें बोली है, लेट अस चेक स्केड्यूल 3। ठीक है ना बात? अब यहां पर देखना है स्केड्यूल 3, स्केड्यूल 3, स्केड्यूल 3, स्केड्यूल 3, स्केड्यूल 3। सी, स्केड्यूल 3 ने कुछ बातें बोली है, एंड जो काफी सारी बातें इन्होंने करी है। ठीक है ना बात? तो एज पर स्केड्यूल 3 इन्होंने क्या किया है, एलआरएस स्कीम लाया है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। हमने बोला ये शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 बोलता है कि अब शेड्यूल 3 में मेरी बात मानना है कि दो कैटेगरी है, इंडिविजुअल एंड अदर देन इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल एंड अदर देन इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल को हमने सांस लेने की राहत दी है, सांस लेने की राहत दी है, उनके लिए एक स्कीम लाया है। आरबीआई पूछता है, मैंने पूछा इंडिविजुअल से, तुमने देखा है कहीं, तुमने प्यार सा एलआरएस? इंडिविजुअल ने कहा, मैंने देखा नहीं, नहीं, नहीं। आरबीआई पूछता, अदर देन इंडिविजुअल को एलआरएस देखा कभी? मैंने एलआरएस लाया है। अदर देन इंडिविजुअल बोलता है कि मैंने लिए नहीं, 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 गंदा कर दिया एंड में। तो मेरी बात मानना कि यहां पर जो इंडिविजुअल है उसके लिए लाया है एलआरएस। भाई कुछ स्कीम लाई है आपके लिए, 25 दिन में पैसा डबल, ऐसा कुछ स्कीम नहीं। ऐसा स्कीम है कि आपको हम थोड़ा सा आसान, हम तुम्हें राहत देना चाहते हैं। तो आरबीआई ने इंडिविजुअल के लिए लाया है एलआरएस, और आरबीआई ने अदर देन इंडिविजुअल लाया है, बेसिकली मेरी बात मानना है, दैट इज नो स्कीम। आरबीआई ने अदर देन इंडिविजुअल के लिए लाया है नो स्कीम। अरे यार, कल एक बच्चे का मैसेज आया, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का भी, बोले सर आप जो ये सब पढ़ा रहे हैं, ये तो मेरे को चैप्टर में मॉड्यूल में दिख ही नहीं रहा है, फेमा इंट्रोडक्शन में। मैंने बोला आपने बेटा ईबीसीएल पूरा पढ़ लिया है क्या? बोले मैंने ये जो मैं सर आई एम सर्चिंग व्हाट यू आर टीचिंग। तो बच्चा देखो, मतलब टीचर को जज कर रहा है कि टीचर पढ़ा क्या रहा है, कहां से पढ़ा रहा है। तो ये देखो बच्चे, तूफान है तूफान, अलग ही तूफान है। आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम,
बट ये देखो, अब मॉड्यूल के अंदर अभी ये बच्चे दूसरे बच्चे की क्वेरी होंगी, उस बच्चे ने पिंग तो कर दिया, शायद और कोई हो। अब ये देखो, बोले मैं फेमा इंट्रोडक्शन ये चैप्टर चेक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है ना बात, इस चैप्टर में तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा जो आप बातें बोल रहे हो। मैंने बोला बेटा आपने चैप्टर नंबर 7 देखा? मैंने पूछा आपने ईबीसीएल पढ़ लिया है क्या, आपने ईबीसीएल पढ़ लिया है क्या? बोले हाँ एक रीडिंग हो गई, में एक रीडिंग हो गई। मैंने बोला आपने चैप्टर 7 पढ़ा है क्या? बोले हाँ पढ़ा है। बोले जो चैप्टर 7 है वही फेमा है? ओ इसीलिए आई एम कंफ्यूज्ड, इसीलिए आई एम कंफ्यूज्ड। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, आइडियलिस्टिकली चैप्टर 237, ये हम 3 चैप्टर के बराबर पढ़े। 237 मतलब हमने 4 दिन में मेजरली पढ़ा है। चैप्टर 2 फेमा इंट्रोडक्शन, चैप्टर 3 फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड कंप्लायंस, एंड 7 लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो बेटा जी मजाक मजाक में चौथे लेक्चर में हम 3 चैप्टर के बराबर एंड कर रहे हैं, 3 चैप्टर के बराबर एंड कर रहे हैं। 10-20% कुछ बाकी रहेगा भी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट मेजरली तो अब यह देखना है दैट विल कम। अरे यार मैं अब कैसे मैसेज का क्या रिप्लाई दूं यार, मतलब सॉरी अगर वो लाइव देख रहे हैं, आई एम नॉट टेकन योर नेम एंड आई अप्रिशिएट कि एटलीस्ट यू आस्क्ड, बट बाकी बच्चे गलती ना करें, वेरी क्लियर। कॉन्फिडेंस भी यहाँ सर एक रीडिंग पूरी हो गई है, वाह वेरी गुड फैंटास्टिक। तो अब ये देखो, सबसे पहले आरबीआई ने चांद से पूछा क्या तुमने इंडिविजुअल स्कीम देखा है, एलआरएस स्कीम देखा है? चांद ने कहा नहीं नहीं नहीं। तो अब आरबीआई बताना चाहता है एलआरएस स्कीम। आरबीआई ने इंडिविजुअल की जिंदगी आसान कर दी, जिंदगी आसान कर ली है, जिंदगी आसान कर दी है फॉरेक्स के लिए। आर यू विल गेट दिस? करेक्ट है वैष्णवी, सही बात है, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो आरबीआई ने बोला यार इंडिविजुअल छाटपुट फॉरेक्स चाहिए तुम्हें, छाटपुट फॉरेक्स के लिए हम इतना टाइम पास नहीं करेंगे, तुम लोग को $2.5 लाख पर ईयर लेक बिंदास लेके जाओ, दिमाग नहीं चटने। $2.5 लाख से ज्यादा चाहिए तो हम सवाल पूछे, जैसे अगर आपको घर में 200-500 रुपए चाहिए, पापा मम्मी बोलते कोई बात नहीं लेके जा, पूछने का नहीं लेके जाएगा। 10,000 चाहिए, पापा बोले बेटे इधर क्या काम है, इधर इधर 10,000 रुपए का क्या करने का है बताओ, क्या करने का, बैठ नीचे, 10,000 रुपए का क्या करना है तुझे? तो मेरी बात मानना कि छोटा मोटा जो है अच्छा हुआ एग्जाम के पहले पूछ लिया। अरे बाप, भगवान खतरनाक। तो अब ये देखो, पापा ने बोला, मैंने पूछा चांद से, मैंने पूछा बेटे से कि एलआरएस स्कीम कितना? अरे $2.5 लाख, और $2.5 लाख से ज्यादा चाहिए तो क्या? बोलो दैट इज आरबीआई परमिशन। बेटा $2.5 लाख में पापा ने बोला 200-500 रुपए क्यों चाहिए? आपको सब्जी लेकर आना है, आपको ग्रोसरी लेकर आना है, आपको टेलीफोन रिचार्ज करना है, आपको पेट्रोल, एक लिस्ट बना दी कि $2.5 लाख मतलब 5,000 रुपए तक तुम ये जो भी कर रहे हो, ये जो भी कर रहे हो, मेरी बात मानना है कि तुम बिंदास करो। तो वैसे ही आरबीआई ने बोला कि तुम्हें $2.5 लाख, $2,50,000 पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर, बेसिकली हम तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बेटा सवाल, रामलाल जा रहे थे, मैं तो रास्ते से जा रहा था टड़ा टड़ा, मैं रास्ते से जा रहा था टड़ा टड़ा, मैं सिंगापुर जा रहा था टड़ा टड़ा, अरे रास्ते से जा रहा था एपी मिला था, डॉलर मांग रहा था, अब एपी डिक्लेरेशन मांग रहा है, मैं क्या करूं? अरे एपी डिक्लेरेशन मांग रहा है, मैं क्या करूं? मैं भी रास्ते से जा रही थी, मैं एपी को समझा रही थी, एलआर स्कीम बता रही थी, अरे रास्ते से जा रही थी, एपी को समझा रही थी, एलआर स्कीम बता रही थी। अब डिक्लेरेशन देना है कि नहीं देना है, अब डिक्लेरेशन देना है कि नहीं देना है, बोलो। अब आपको क्वेश्चन पूछा है, रामलाल जा रहा है सिंगापुर, रामलाल को सिर्फ $10,000 चाहिए, रामलाल को सिर्फ $10,000 चाहिए। रामलाल एलआरएस स्कीम में $10,000, मेरी बात मानना है $10,000, मेरी बात मानना है कि कहीं ना कहीं $10,000 के लिए एपी के पास गया, एपी ने डिक्लेरेशन मांगा, रामलाल ने बोला एलआरएस स्कीम हम आजादी से जिंदगी जिएंगे। अब मुझे बताओ रामलाल को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा?
बच्चे बहुत गालियां देंगे मुझे, बोलेंगे सर क्या बात करते हैं यार, आप भी ना कुछ भी गा लेते, बकवास बेसुरे भी गा लेते, कैसे भी गा लेते, और कुछ तो करने की कोशिश करते हैं सर, फ्लॉप शो। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, मस्त समझा रहे हो सर। अरे अक्षदा, कोई बात नहीं। अरे क्या बात है बेटा जी, अरे ओ बेटा जी, सेक्शन 10(5) डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, देना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा। आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं है। देखो मेरी बात, देखो मेरी बात, सुनो मेरी बात। एक होता है पापा को पूछना पैसा लू क्या, और एक होता है पूछना नहीं पैसा ले बट हिसाब किताब दे। देखो मेरी बात, आपको शायद पूछना ना पड़े बट पैसे का किया क्या, आपको पूछना ना पड़े बट पैसे का किया क्या, ये तो बताना पड़ेगा कि नहीं। पैसा चाहिए क्यों, ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ना कि मम्मी मैंने 500 रुपए वहां से लिए थे, मुझे ये काम था तो मैंने ले लिए थे। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बोलो बेटा। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। अरे माय प्लेजर मनुषी, थैंक यू। स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट चल रही है भाई, ये अलग ही मजे ले रहे हैं। तानिया माय प्लेजर, थैंक यू महेंद्र। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा भाई। आरबीआई के पास नहीं जाना है, भाऊ के पास नहीं जाना है, बट भाऊ के चमचे के पास तो जाना पड़ेगा ना, और चमचे को लिख कर देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। समझ में आया मेरी बात, देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। वेरी 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 क्लियर, डू यू अंडरस्टैंड दिस। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अब आप एलआरएस स्कीम का जो पैसा किधर किधर यूज कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल यस, आप परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहे हो इमिग्रेशन यस, आप जॉब के लिए बाहर जा रहे हो यस, आप गिफ्ट करना चाह रहे हो यस, आप डोनेट करना चाह रहे हो यस, आप प्राइवेट विजिट के लिए जा रहे हो नेपाल भूटान छोड़ के चलेगा यस, आप पढ़ाई करने जा रहे हो यस, आप कोई मीटिंग फॉरेन मीटिंग ट्रैवल करने जा रहे हो यस, ये सब कारण के लिए आपको बेसिकली एलआरएस स्कीम में $2.5 लाख तक मिलेगा, $2.5 लाख तक मिलेगा। सर इससे ज्यादा चाहिए तो भाऊ का माथा टेकना पड़ेगा, भाऊ के पास जाना पड़ेगा। अरे भाऊ, आरबीआई मेरे भाऊ, परमिशन दे 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 दे, परमिशन दे दे, और परमिशन देने के बाद आपको डॉलर्स मिलेंगे, बट $2.5 लाख तक भाऊ के पास नहीं जाने का। देखिए मुन्ना और सर्किट, मुन्ना और सर्किट तो सर्किट के पास जाके ले लेने का, बट सर्किट को लिख कर देने का पूरा। बट अगर आपको $2.5 लाख से ज्यादा चाहिए तो भाऊ के पास जाना पड़ेगा और परमिशन लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो सर्किट है वो पैसा देगा, आपको वो जो सर्किट है वो पैसा देगा। ये है इंडिविजुअल की कहानी। रास्ते से जा रहा था, एलआरएस समझा रहा था, ठीक है ना बात। तो अब मेरी बात मानना है, यहां पर ये देखना है कि इंडिविजुअल के लिए एलआरएस स्कीम है, इंडिविजुअल के लिए एलआरएस स्कीम है, बट अदर देन इंडिविजुअल की क्या है कहानी, अदर देन इंडिविजुअल की क्या है कहानी। कितने लोग को अदर देन इंडिविजुअल आता है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। ये देखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, अदर देन इंडिविजुअल आता है, बोलो बोलो, या नहीं आता है।
अदर देन इंडिविजुअल की क्या है कहानी कहानी? नहीं आता है, आता है, आता है, नहीं आता है। यस, अदर देन इंडिविजुअल के लिए भी कुछ आसानी दी है। अगर अदर देन इंडिविजुअल डोनेशन करना चाहते हैं, लाइक आज बहुत एजुकेशन के लिए डोनेशन करना चाहते हैं, लाइक आज रिलायंस इंडस्ट्री बाहर डोनेशन करना चाह रहा है एजुकेशन के लिए, तो जितना भी फॉरेक्स पिछले 3 सालों में कमाया है उसका 1% उनको फ्रीली मिलेगा, या 50 लाख डॉलर उनको फ्रीली मिलेगा। इससे ज्यादा चाहिए तो आरबीआई के माथे टेकने पड़ेगा, भाव के पास जाना पड़ेगा। अगर रिलायंस इंडस्ट्री अदर देन इंडिविजुअल ये गया सर्किट के पास, अरे ये सर्किट 50 लाख डॉलर, सर्किट पूछता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में आपने लिखा डोनेशन करना है अदर देन इंडिविजुअल, तो मेरी बात मानना है कि यहां पर, ठीक है, यहां पर अदर देन इंडिविजुअल को अब भाव के पास जाने की जरूरत नहीं। बट अगर उनको 50 लाख डॉलर से ज्यादा डोनेट करना है तो बेटा भाव से पहले परमिशन लाओ, भाव ने परमिशन दी, उसके बाद हम तुम्हें डोनेशन के लिए डॉलर्स देंगे। ये हो जाता है अदर देन इंडिविजुअल डोनेशन केस। डू यू गेट दिस? अदर देन इंडिविजुअल डोनेशन केस, आर यू एबल टू गेट दिस? अरे हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? अरे जल्दी से चैट बॉक्स में या तो प्यार बरसो, बरसाओ, या तो फिर क्वेरी बरसाओ जल्दी से। तो अदर देन इंडिविजुअल वांट टू डोनेट, अरे डोनेशन डोनेशन। तो अब मेरी बात मानना, जितना भी कमाया पिछले 3 सालों में उसका 1%, और ठीक है ना, यूएसडी 50 लाख विच एवर इज लेस, यहां तक परमिशन की कोनवा जरूरत नहीं। इससे ज्यादा चाहिए तो जरूरत है, भाव के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद में अदर देन इंडिविजुअल, अरे फिरंगी अपना इंडिया की प्रॉपर्टी को बेच रहा है, ये फिरंगी देख रहे गोरे गोरे, ये दिख रहा है नहीं? ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? ये फिरंगी जो है ना बहुत चालू है। ये फिरंगी ने क्या किया, अमित एंटरप्राइजेस जो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्म है या कंपनी है, लिस्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसको बोला देखो बहुत सारे लोग इंडिया में घर खरीदना चाहते हैं, मैं बाहर आपको कस्टमर्स लाके भेजता हूं और वो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में घर खरीदेंगे, वो एनआर ओसीआई इंडिया में घर खरीदेंगे एफडीआई पॉलिसीज के तहत, मैं तुम्हें कस्टमर लाके दूंगा, मुझे कमीशन दो, मुझे कमीशन दो। अमित एंटरप्राइज ने बोला शाबाश पुत्र शाबाश, चलेगा। तो ये जो फिरंगी है, ये जो फिरंगी है, ठीक है ना बात, ये जो गोरा है, ठीक है ना, अरे क्या बात है, सृष्टि बहुत आगे जाएंगे, जबरदस्ती की तारीफ हंसते हुए, बट यस थैंक यू। तो अब मेरी बात मानना है कि ये जो फिरंगी है, ये नहीं, ये फिरंगी, ये जो फिरंगी, मैं तो देसी आदमी हूं यार, तो ये जो फिरंगी है ये अपने अमित एंटरप्राइजेस का फ्लैट और कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहा है, फ्लैट और कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहा है, अक्षदा डोनेशन में विच एवर इज लेस, ओके, बेच रहा है। तो उस केस में अब अमित एंटरप्राइजेस फिरंगी को कमीशन देना चाहते हैं, कमीशन देना चाहते हैं, और कमीशन के लिए डॉलर 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 चाहिए। तो बेटा जी उस केस में यहां पर 25,000 डॉलर, और जितना भी उसने पैसा इंडिया में लाया उसका 5% विच एवर इज हायर, वहां तक हमें फ्रीली फॉरेक्स मिलेगा। इससे ज्यादा चाहिए तो आपको भाव के पास जाना पड़ेगा। 25,000 डॉलर या जितना पैसा लाया उसका 5% विच एवर इज हायर, जितना फ्रीली फॉरेक्स मिलेगा, उससे ज्यादा चाहिए, उसे ज्यादा चाहिए तो उस केस में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो स्लाइड, कितने लोगों को समझा?
यस गाइस, समझ आया क्या? यस, अब आगे बढ़े। सेम वे, अगर एक कंसल्टेंसी पैसे दे रहे हैं, सब एग्जांपल हम मेट्रो बना रहे हैं, तो मेट्रो के लिए हमने कंसल्टेंट हायर किया जो ऑस्ट्रेलिया में, और हमें मेट्रो की कंसल्टेंसी के लिए पैसे देने हैं, तो 10 $1 करोड़, लेट अस वेरीफाई दिस, एक काम करो, $1 करोड़ ही है, बट एक बार देख लेते हैं, गलती नहीं होना, कुछ भी हो जाए, सही रास्ता पकड़ो। इसका मतलब ये है ऐश्वर्या, आई गेस यू नॉट अटेंडेड द रिवीजन। अब ईसीबी था, एफडीआई था बेटा, आरबीआई था, यस यू हैव अटेंडेड मींस, क्या बात है, बहुत अच्छा। बट पूरा अटेंड करो, अगर नहीं हुआ रहेगा तो मिसिंग पार्ट भी अटेंड करना पक्के से, प्रॉमिस करो, ठीक है? अगर नहीं हुआ रहेगा तो भी अटेंड करना है पेंडिंग पार्ट, ओके? अरे ये देखो, रेमिटेंस टुवर्ड्स कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी के लिए मेरी बात मानना है कि 0 0, अभी 0 0 इतना देखा ही नहीं अपन ने जिंदगी में। आपकी बात अलग है, मैंने थोड़ी ना इतना जीरो, वो भी यूएसडी में तो देखा ही नहीं है। तो ये देखो, 0 0 0 0 0 0 0 1, तो ये कितना हो गया? लेट अस अंडरस्टैंड, $1 करोड़, $1 करोड़ तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी के लिए आप दे सकते हो, और अदर कोई कंसल्टेंसी लिए अपने टेलीकॉम कंसल्टेंसी वगैरह, उस केस में आप $10 लाख तक फ्रीली ले सकते हो। उससे ज्यादा चाहिए तो भाव के पास जाना पड़ेगा। अगर आपने इससे ज्यादा चाहिए, $1 करोड़ से ज्यादा चाहिए, या फिर $10 लाख से ज्यादा चाहिए, तो मेरी बात मानना है कि आपको भाव के पास जाना पड़ेगा। $1 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी, और अदर कंसल्टेंसी में भी $10 लाख। तो बेसिकली आपको क्या लगेगा? इन दैट केस यू रिक्वायर, यहां तक नो परमिशन, अबाउट दिस यू रिक्वायर आरबीआई प्रायर अप्रूवल अदर देन इंडिविजुअल। वेरी वेरी क्लियर, चेक करो। सायराज, मैंने तेरे को ऑस्ट्रेलिया भेजा था, इसलिए तू मेरी तारीफ कर रहा है ना बेटा? सायराज को सीरी मिला दी मैंने, इसलिए वो मेरी तारीफ कर रहा है। निशु गुप्ता, बेटा नोट्स ऑलरेडी जो लेक्चर 1 होता है ना फेमा का, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। जब भी लेक्चर 1 होता है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, वेरी क्लियर। फिर 2 के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, 3 4 में नहीं होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉमन नोट्स है, वही कॉमन लिंक है। चलो, साकेत और टीकू मेरे भाई, आ जाओ, ठीक है, लेट अस नॉट फाइट, ओके? तो अब ये देखना है, करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। और एक, सुनो मेरी बात, अमेजॉन इंडिया में आया, अमेजॉन ने इंडिया में सब्सिडरी कंपनी बनाई। सब्सिडरी कंपनी बनाने से पहले अमेजॉन को इनकॉर्पोरेशन का खर्चा हुआ, सीएस फीस, आरओसी फीस, प्री इनकॉर्पोरेशन का खर्चा हुआ, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, वेरी क्लियर है। ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प आया इंडिया में, डोनाल्ड ट्रम्प आया, देखो डोनाल्ड ट्रम्प आया, डोनाल्ड ट्रम्प का फोन आया बेटा, hello Mr. Agarwal, yes I'm Agarwal, tell me, I have one doubt, okay, what is your doubt sir? I just don't talk on phone, I require consultancy charges. Yes, I'm ready to pay whatever you tell. Okay, then that's fine, my staff will send you bank details, first make advance payment and then I'll talk. Bole, I request you, I require advance consultancy, I'll pay you definitely, I'm Donald Trump. Yes, I know you're Donald Trump, but thing is I follow my principles. No, I understand you are very perfect guy, but I just requesting you, give me 2 minutes.
Okay, for 2 minutes consultancy, give me 20 lakh. Okay, that will be done, sir. I have one property, Pune Kalyani Nagar, that is for 4 crore. I'll give you that. No, no, no. No, 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 I don't want more. I am very clear. I want only 20 lakh. I will not take single penny extra, or I'll not take a single penny less. You have to give me only 20 lakh. I don't want 4 crore. I'm very clear guy. I really appreciable. Really appreciable. You are a very different guy. Yes, I'm Indian and I'm, you know, भारत माता की जय. तो अब मेरी बात समझो. Sorry, he is not understanding Hindi. So now tell me what is your question. बोले I have created one of the subsidiary company in India. I have created one of the subsidiary company in India and I have invested 100 crore there. But before investing that 100 crore, I have incurred to create a company 10 lakh rupees. I have incurred to create a company 10 lakh rupees. Please tell me what it is called as that expense I have incurred. ठीक है, तो what it is called as? बोले it is called as pre-incorporation expense. It is called as pre-incorporation expense, and that is a pre-incorporation expense. Okay, so this was your query. Give me 20 lakh. No, no, I have one more question. More 20 lakh. One question 20 lakh, another question 20 lakh. I am ready to give you 4 crore flat. No, I want perfect money. I don't want extra. I am very imandar. But what is imandar? I'll explain you later. That is the third question. If you want the meaning of imandar, remaining 20 lakh. Okay, please explain me. Imandar means a disciplined fellow. Okay, discipline porga. What is porga? Give me more 20 lakhs, sir. Every question 20 lakh. Porga means a boy. Okay, then now tell me next question. Now your bill is 80 lakh. Okay, my question is, I want to take whatever expense I have incurred, that I should not incur personally. I incurred as a promoter to create a company. Understand here? I incurred as a promoter to create a company. Correct? Yes, sir. You are right. But I want to take the reimbursement. So I want to collect from Donald Trump Private Limited my reimbursement expense of 20 lakh rupees. Uh, I want to take my money back of 15 lakh rupees as a pre-incorporation expense. Sir, one question and I'll pay you 2 lakh rupees. You want 15 lakh and for that you are paying 20 lakh fees. Well, no, I just want to talk to you. You are such a great person. Well, it's my honor, sir, but why are you wasting money? It's your hard-earned money. Are you able to get this? So understand, you can take the reimbursement. How much reimbursement is allowed to the company freely, and above which how much we need to take the permission. Sir, if the company Donald Trump India Private Limited want to pay you back the expenditure you incurred, Donald Trump India Private Limited want to pay you back the expenditure you incurred, then the company can freely get whatever money you got, 5% they can pay you back, or $1 lakh, whichever is higher. The company can freely get 5% of inward remittance or $1 lakh, whichever is higher, they can freely get. Over and above that, they need to go to the bhav. Again, I am repeating. If the company want to reimburse the expense, then whatever investment have been come to India, 5% of that or $1 lakh, whichever is higher, above that they need to go to the bhav. Sir, I have one more question. Who is Bhav? Sir, fifth question, more 20 lakh, 1 crore fees. I am ready to pay. I am ready to pay 4 crore. No, 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 don't pay 4 crore. Pay only the what I tell. For every question, pay me 20 lakh. So now Bhav means, understand here, Bhav means RBI. Oh, that is Bhav. Okay, I'll transfer 1 crore. Okay, bye bye. Cut. तो टेल मी यहाँ पर अब मुझे बताओ, ये पॉइंट पढ़ो, फोर्थ पॉइंट पढ़ो.
अरे भाई तुम भी ना बड़े मजे ले लेते हो चैट बॉक्स में। हिंदुस्तानी भाव, ये देखो, 5% of inward brought into India or $1 lakh, whichever is higher. For what? Reimbursement of pre-incorporation expense. 5% of investment brought into India और $1 lakh, whichever is higher. ओके ठीक है ना बात, मैं वही करने वाला था, 4 करोड़ तक इतना टाइम आपका बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है ना। और दैट इज बेसिकली whichever is higher for reimbursement of pre-incorporation expenses. Tell me. मराठी में बोलते हैं, कन्नड़ मराठी में बोलते तो 5-10 करोड़ देके चले जाते। अरे यार बस बोलकर मैं खुश होता, काहे की कमाई यार, सादा आदमी हूं मैं। चलो फोर्थ पॉइंट देखो। Any query here? 5% of inward into India or USD 1 lakh, whichever is higher. Do you understand this? चलो any query here? Do you understand this? Any query here? Avirup Chaudhary, sir, immigration, medical and education purpose individual they can avail more than 2.5 lakh. अगर अविरूप, अगर सिंपल बात है, कोई स्पेशल स्कीम में मेडिकल पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि कुछ पर्टिकुलर बीमारी के लिए तुम $2.5 लाख से कुछ नहीं होता, $5 लाख लेके जाओ, तो आप उस स्कीम में ज्यादा पैसे लेके जा सकते हो, बट फिर आपका LRS की लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी। समझे मेरी बात अविरूप चौधरी? ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड। अब हम आते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब मुझे बताओ, अब सवाल है आप लोगों को, सवाल ये है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए कौन डिसीजन लेगा? गवर्नमेंट डिसीजन लेगा या आरबीआई डिसीजन लेगा? करेक्ट है ना बात? टेल मी गाइस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए कौन डिसीजन लेगा? गवर्नमेंट लेगा या आरबीआई लेगा? दिस इज द क्वेश्चन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए डिसीजन कौन लेगा? इट इज गवर्नमेंट और आरबीआई? वेरी वेरी क्लियर, बोलो, इज इट गवर्नमेंट और आरबीआई? दिस इज द क्वेश्चन। Who will take decision in regards to capital account transaction? Who will take the decision for capital account transaction? बोलो रे भावा, अरे बोलो रे भावा, बोलो रे भावा, बोलो 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 बोलो। गवर्नमेंट डिसीजन लेगा कि आरबीआई लेगा बेटा जी? अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा। सुनो मेरी बात, आपको मैंने ये समझाया था, ये समझाया था कि नॉन डेट अगर है तो गवर्नमेंट और डेट है तो आरबीआई। नॉन डेट है तो गवर्नमेंट और डेट है तो आरबीआई।
नॉन डेट है तो गवर्नमेंट और डेट है तो आरबीआई, सबके सब गलत, दोनों डिसीजन लेंगे, सबकी सब गलत, दोनों डिसीजन लेंगे। नॉन डेट है तो गवर्नमेंट और डेट है तो आरबीआई, और जनरल कैटेगरी आरबीआई डिसाइड करेगा, जनरल गाइडलाइंस आरबीआई डिसाइड करेगा। जिसमें अगर एफडीआई की बात है, जिसमें अगर एफडीआई की बात है, देन इन दैट केस, करेक्ट है, देन इन दैट केस वेरी वेरी क्लियर, देन इन दैट केस जनरल कैटेगरी की बात करना है तो आरबीआई। बट अदरवाइज अगर मैं बोलना चाहता हूं, इन अदरवाइज इफ मैं बोलना चाहता हूं यहां पर, उस केस में जनरल कैटेगरी की बात है तो आरबीआई, डेट के केस में गवर्नमेंट, सॉरी डेट के केस में बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, डेट के केस में आरबीआई, एंड नॉन डेट के केस में बेटा गवर्नमेंट। ढूंढ लो, ये देखो सेक्शन 6 की झांकी हमने करके गए थे। सेक्शन 6 के अंदर क्या बोला है, जिसको भी फॉरेक्स खरीदना है और बेचना है, वो कैपिटल अकाउंट के लिए फॉरेक्स खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है, जो भी करना है उसको बेसिकली ऑथराइज पर्सन के थ्रू करना है, नहीं तो वो हवाला ट्रांजैक्शन माना जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेक्स टू एंड फ्रॉम ऑथराइज पर्सन फॉर कैपिटल अकाउंट transaction. Any person may sell or draw forex to and from authorized person basically for capital account transaction. ये समझ में आया क्या? और ये देखो, RBI in consultation with government specify which class of capital account transaction is permissible. कौन से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऊपर करंट अकाउंट कौन सा नहीं कर सकते, कौन सा रिस्ट्रिक्शन है, बट यहां पर कौन सा कर सकते हैं। और यहां देखो 6(2)A में, when it is the central government in consultation with RBI will define the class of capital account transaction not involving debt instrument. मतलब नॉन डेट के बारे में, नॉन डेट के बारे में केंद्र सरकार देखेंगे, और अगर डेट के बारे में है तो वो बेसिकली आरबीआई देखेगा। और मेरी बात मानना, वेरी वेरी क्लियर, ये क्लियर कट मेंशन्ड है यहां पर, आरबीआई ने क्लियर कट प्रोवाइड किया है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? देखो, RBI in consultation with central government, RBI in consultation with central government will decide, RBI in consultation with central government will decide कि कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन परमिसेबल है। ठीक है ना बात, कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन परमिसेबल है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई विल डिसाइड कि भाई कौन से नॉन डेट परमिसेबल। वेरी क्लियर है। और इसको मद्देनजर रखते हुए बेटा जी अब आ गया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशंस 2000, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000 था, यहां पर आ गया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशंस 2000। वेरी वेरी क्लियर, ये पिक्चर में आया। सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 2 के तहत ये पिक्चर में आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन 2000। इसमें बस बताया गया है कि कौन से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, और कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो अलग अलग रेगुलेशंस और रूल्स में बताया गया है। तो गाइस इसमें बस सिंपल बोला है कि अगर परमिसेबल के लिए, देखो परमिसेबल के लिए हमने शेड्यूल दिया है और प्रोहिबिटेड के लिए हमने लिस्ट दी है, ठीक है ना बात। तो परमिसेबल कौन सा परमिसेबल है और कौन सा प्रोहिबिटेड है, ये रूल 3 और रेगुलेशन 3 और रेगुलेशन 4 के अंदर है। रेगुलेशन 3 बोलता है कि पीआरआई क्या कर सकता है, रेफर शेड्यूल 1, और पीआरओआई क्या कर सकता है, रेफर शेड्यूल 3। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो सुनो सुनो। आराम से समझो, घाई नहीं करने का, एकदम ओम भट स्वाहा। सेक्शन नंबर 6 कैट, कैट में अगर हम बात कर रहे हैं जनरल कैपिटल, जनरल कैट ट्रांजैक्शन है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है,
Who will decide? RBI in consultation with government, with सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड नॉन डेट है, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, it will be decided by central government in consultation with RBI. ओके. उसमें भी जनरल में दो कैटेगरी है, जनरल में है दो कैटेगरीज. ठीक है, एक है जनरल, व्हाट इज परमिसेबल एंड प्रोहिबिटेड, what is permissible or prohibited, and what are the other debt instruments. तो जनरल जो है वो बता रहे क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है. यस, ऑलमोस्ट सेम है ऋतु तिवारी, जो वहां पे एफडीआई में प्रोहिबिटेड दिया वो यहाँ पे प्रोहिबिटेड. अरे भाई ये घर के दो लोग हैं, एक फादर एक मदर, दोनों का विचार विमर्श होकर डिसाइड होता है. वहां पे क्लियर वर्ड लिखा है इन कंसल्टेशन, तो एक बोल रहा अलाउड है, एक बोल रहा नॉट अलाउड है, नहीं चलेगा ना. तो दोनों का ट्यूनिंग सेम रहेगा, तब जाके बच्चे सुधरे हुए रहेंगे. तो परमिसेबल और प्रोहिबिटेड के लिए यहां पर आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, परमिसेबल कैट regulations 2000. और इसके लिए आएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2019. जो लोग एफडीआई में थे ना, उनको मेरी बात बहुत अच्छे से समझेगी जो मैं बोलने जा रहा हूं. करेक्ट है. उसके बाद में अगर मैं आपको बोलता हूं यहां पर आ गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019. मैं ये जो बात बोल रहा हूं, जो बच्चा रेगुलर आ रहा है उसके दिल और दिमाग, खून के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर एकदम फिट होता रहेगा. और जो बच्चा अचानक ऐसे झांकी मारने आता है, ये टीचर क्या कर रहा है, वो टीचर क्या कर रहा है, वो उनकी जिंदगी उनकी नहीं, वो किसी और को देख के जीते हैं, तो वो बच्चा कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा, वो कभी भी डेडिकेशन नहीं दे पाएगा. कौन सा परमिसेबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा अलाउड है, कौन सा बस कितना अलाउड है, उसकी सबकी लिमिट्स, कितना अलाउड है कितना अलाउड नहीं है, वो यहाँ पे नहीं दिया, वो जनरल में नहीं दिया. डू यू अंडरस्टैंड दिस? 2 मिनट देखो. Foreign Exchange Management Permissible Capital Account Transaction Regulation 2000, Foreign Exchange Management Debt Instrument Regulation 2019, and Non-Debt Instrument में Central Government in consultation with RBI Foreign Exchange Management Non-Debt Instrument Rules 2019. मैं बहुत क्लियरली बोलना चाह रहा हूँ, जो डायरेक्टली लेक्चर में आया है प्लीज ऐसे डायरेक्ट मत आना, पहले लेक्चर्स देख के आना, तो लिंक लगेगा, नहीं तो मुश्किल है, नहीं तो आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं आप, हमें नहीं समझ आ रहा है. वेरी क्लियर. फिर बच्चा बोलेगा अरे फेमा टफ है. मैं मानता हूं कि टेक्निकल है बट टफ नहीं है. वेरी क्लियर. इज्जत में पढ़ो, सही ढंग से पढ़ो, होगा. टेक्निकली करेक्ट पढ़ो, लॉजिकली पढ़ो, तो होगा. अब ये देखो, ये तो अपना बहुत सारा हो गया. अब देखो बेटा स्केड्यूल, अब ये देखना है इसके अंदर क्या बोला गया है. इसमें आते हैं 2 रूल, इसमें आते हैं 2 रूल. रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4. रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4. रूल नंबर 3 इज परमिसेबल पार्ट and rule number 4 is prohibited part.
परमिसेबल पार्ट एंड प्रोहिबिटेड पार्ट। रूल नंबर 3 बोलता है अगर एक PRI को कुछ करना है तो क्या कहानी है, और PROI को कुछ करना है तो क्या कहानी है। अगर PRI को कुछ करना है तो विच इज अलाउड एंड नॉट अलाउड इज मेंशन इन शेड्यूल 1, शेड्यूल 1, और PROI क्या कर सकता है इज मेंशन इन शेड्यूल 2। PRI क्या कर सकता है इज मेंशन्ड इन शेड्यूल 2। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अरे लिंक है क्या? अब फटाफट है ना, लाइक ठोकोगे, सेंचुरी नहीं 110 पार होना चाहिए। अगर आपको समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा तो लाइक मत ठोको, डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ऊपर वाला मेरे साथ है, मेरा ज्ञान मेरे साथ है, मेरा नॉलेज मेरे साथ है, बस एग्जाम देनी है आपको। PRI को कौन से ट्रांजैक्शन अलाउड है वो शेड्यूल 1 के अंदर है, और PROI को कौन से ट्रांजैक्शन अलाउड है वो शेड्यूल 2 के अंदर है। बेटा जी समझ रहे क्या? जल्दी से 110 पार करो, नहीं तो लाइक डिसलाइक ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं। और जो डिसलाइक ठोक रहे हैं और जो पढ़ के जा रहे हैं वो, और उनको सच में समझ में नहीं आया या समझ आया होगा एग्जाम में, वो आना नहीं चाहिए। वेरी क्लियर है, वेरी क्लियर, क्योंकि उनको अटेंड भी कर रहे हो, डिसलाइक भी ठोक रहे हैं। फटाफट, और जब तक 110 नहीं होता है मैं आगे नहीं बढ़ना। महाकाल के नाम से थैंक यू रितु। मैं वो घर जाऊंगा ही नहीं आज जब तक मेरे को ये नहीं। हाँ ये बात हुई, ये बात हुई। चलो चलो चलो, ये बात हुई वैष्णवी। चलो, तो अब ये देखो बेटा, अब आपको इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, अब देखो, अगर घर के बच्चे को तुम बदमाशी करने दे रहे हैं, बेटा वाह, सुनो मेरी बात, एक माँ बाप का बच्चा है और वो बच्चा जो है वो शैतानी कर रहा है, और मतलब वाह, और बाहर वाला बच्चा कर रहा है तो वो गलत है। आपका बेटा कर रहा है तो सही है, बाहर वाला गलत कर रहा है वो गलत है। वाह वाह, मतलब वो गाना है ना, मैं करूं तो साला कैरेक्टर डीला है और तुम करो तो कैरेक्टर कैरेक्टर। वाह, जो PRI कर रहा है वो PROI नहीं करेगा, ये क्या नाइंसाफी है। और जो PRI कर रहा है वो कर सकता है, वो हम PROI को अलाउ नहीं करेंगे। लगभग जो PRI को अलाउड है वो ही PROI को भी अलाउड है, PROI को भी अलाउड है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मतलब घर का बच्चा जो कर सकता है वो शेड्यूल 1 में तुमने लिख दिया, बाहर का बच्चा मतलब तुम इधर ही भेदभाव कर रहे हो, तुम इधर ही भेदभाव कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। आपका बेटा बगैर बोले गोवा गया, शेड्यूल 1 में अलाउड है। बाहर वाले का बेटा बगैर बोले गोवा गया, ओ, बाहर वाले का बेटा गोवा गया, ओ, ठीक है। आपका बेटा बगैर पूछे किसी की गाड़ी ठोक कर आ गया, अलाउड है शेड्यूल 1 में। बाहर का बेटा किसी की गाड़ी ठोक कर आ गया, ओ, अलाउड नहीं है। आपका बेटा, ठीक है ना बात, इधर उधर झांक रहा है, सही कर रहा है, अलाउड है शेड्यूल 1 में, और बाहर वाले का बेटा इधर उधर झांक रहा है, ओ, शेड्यूल 2 पे डिस अलाउड है। ना मुन्ना ना, जो PRI को अलाउड है लगभग वही PROI को अलाउड है। तो डोंट यू थिंक कि जो शेड्यूल 1 के अंदर है लगभग लगभग वैसा ही शेड्यूल 2 के अंदर है, तब जाकर इंसाफी होगी, तब जाकर इंसाफी होगी। यस और नो? अरे यस और नो?
और यस और नो? अरे बोलो ना यार, तुम बोलते ही नहीं है, बोलो ना यार, बोलो ना यार, बोलो ना। यस, तो लगभग जो शेड्यूल 1 में है वही शेड्यूल 2 में है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ डेमो कैसे। ये देखो, एक फिरंगी अपना बंदा बाहर की फॉरेन सिक्योरिटी खरीद सकता है। करेक्ट है, मतलब ये पॉइंट पे आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी, ये सब पीआरआई का है। लेट अस सी, ऑब्वियसली ये बंदा भी जो फिरंगी है वो सिक्योरिटी खरीद सकता है। एफडीआई अलाउड है, मतलब अलाउड है, बस बोला कितना क्या अलाउड है वो गवर्नमेंट बोलेगा। करेक्ट है। सेम वे यहां देखना है, अपना बंदा फॉरेन करेंसी लोन ले सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, अपना बंदा बाहर से लोन ला सकता है। ईसीबी, अरे ईसीबी, 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 तो बाहर का बंदा इंडिया से लोन ले सकता है क्या? चेक कर दे, नहीं मैच नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता है। चलो, वैसे जो मैच हो रहा मैं टिक कर रहा हूं, हमारा बंदा जो है वो बाहर प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील कर सकता है। अरे तो वैसे ही बाहर का बंदा भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील कर सकता है। मैच हो गया, करेक्ट, मैच हो गया। फिर अपना बंदा जो है वो बाहर के बंदे के लिए गारंटी दे सकता है। वाह, मैं बिल्लू के लिए गारंटी दूं, मैं बिल्लू के लिए गारंटी दूं और ट्रंप आलिया के लिए गारंटी ना दे? अरे भाई, अलाउड है। तो बाहर का बंदा पीआरओआई वो इंडिया के बंदे के लिए गारंटी दे सकता है, ये भी अलाउड है। समझो मेरी बात, करेक्ट। उसके बाद में अपना बंदा फॉरेक्स, एपी बाहर से फॉरेक्स, कि जितना फॉरेक्स कम पड़ेगा बाहर से खरीदेगा ना, फॉरेक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा। एपी एपी एपी, तो एपी ये करेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेक्स। तो बेटा जी वैसा ही बाहर का बंदा भी तो कर सकता है। रुको रे, काय झाला भाई, देखो बाहर का बंदा भी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेक्स कर सकता है, फॉरेन करेंसी खरीदना और बेचना, फॉरेक्स फॉरेन करेंसी खरीदना और बेचना। तो ये देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, ये भी मैच हो गया, वेरी क्लियर है। उसके बाद में ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, वेरी वेरी क्लियर। अपना बंदा बाहर बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकता है, अपना बंदा बाहर बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकता है, फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकता है। तो वैसे ही बाहर का बंदा इंडिया में फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकता है, बाहर का बंदा इंडिया में डॉलर्स का अकाउंट खोल सकता है। ये भी बात खत्म हो गई, वेरी क्लियर है, करेक्ट है। उसके बाद में अपना बंदा जितना भी एसेट बेचकर पैसा इंडिया ला सकता है, रेमिटेंस, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट। वैसे ही बाहर का बंदा भी अपना एसेट इंडिया के बेचकर पैसा लेकर जा सकता है। तो गाइस लगभग ऑलमोस्ट पॉइंट सेम है, कुछ पॉइंट ही थोड़ा सा अलग है। तो आप ये देखो, मैंने इसके लिए स्लाइड बनाया, लेट अस सी द स्लाइड, लेट अस सी द स्लाइड। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये देखो, कैन शाहरुख खान इन्वेस्ट इन फॉरेन सिक्योरिटीज? अमेजॉन के शेयर खरीद सकता है क्या शाहरुख खान? यस। कैन शाहरुख खान टेक फॉरेन करेंसी लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया? यस। अपना बंदा बाहर सिक्योरिटी खरीद सकता है, बेच सकता है, अपना बंदा बाहर से लोन ले सकता है। तो वैसे ही देखो, क्या अपना बंदा फॉरेन प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना अलाउड है क्या? नहीं, यस अलाउड है, वेरी क्लियर। ये सभी रेगुलेशन चल रहा है, वेरी ट्रू। वैसे ही अपना बंदा किसी और के लिए गारंटी दे सकता है, फिरंगी के लिए गारंटी दे सकता है, और अपना बंदा बाहर के बैंक्स में फॉरेन करेंसी अकाउंट रख सकता है, अपना बंदा बाहर के बैंक्स में फॉरेन करेंसी अकाउंट रख सकता है, मेरी बात मानना। और अपना बंदा बाहर वालों को लोन दे सकता है, और आपस में फॉरेक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एपी दूसरे एपी से, इंडिया का एपी बाहर के एपी से फॉरेक्स मंगाएगा, इंडिया फिर फॉरेक्स भेजेगा, ये चलता रहेगा, वेरी क्लियर है। वैसे ही देखिए, सुंदर नारी ये भी इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद सकती है। उसके बाद में देखिए, ये जो नारी जी है ये इंडिया में एक अकाउंट खोल सकती है, फॉरेक्स अकाउंट। ये नारी इंडिया के बंदे के लिए गारंटी दे सकती है। तो ये सब आपका है परमिसिबल और ये है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड हमने ऑलरेडी एफडीआई में पढ़ा था।
एनी क्वेरियर, देख लो, रीड कर लो, एनी क्वेरियर। ये बेटा लर्न करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। इसके साथ अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ फेमा, अथॉरिटीज। बेटा लास्ट पार्ट ऑफ फेमा अथॉरिटीज, और एक पार्ट आपको करना पड़ेगा, दैट इज रेमिटेंस। ठीक है ना बात? तो अथॉरिटीज में पढ़ा रहा हूं आपको। सबसे पहले अथॉरिटीज, सेक्शन 16 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद आएगा 17 स्पेशल डायरेक्टर अपील, एपीलेट ट्रिब्यूनल एंड हाई कोर्ट। समझो मेरी बात? तो अब यह देखो, अथॉरिटीज में सबसे पहले आएगा दैट इज सेक्शन 16 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। 100% अभिरूप चौधरी, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन पूछा है। इनफैक्ट सीएस सबसे ज्यादा फेमा में डील करते हैं, सीएस सबसे ज्यादा फेमा में डील करते हैं। बच्चों को सिर्फ ऐसा लगता है कि सीएस कंपनी लॉ में डील करता है, सीएस सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में डील करते हैं। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, फेमा, एफडीआई, ये सब में डील करते हैं। और यही एक्चुअली आपको आफ्टर बिकमिंग सीएस काम आने वाला है, बिलीव मी, भरोसा मान। कंपनी लॉ तो डेफिनेटली वो बेस है, वो आपका जान है, वो मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता हूँ। बट बहुत सारे सक्सेसफुल सीएस ये सब टॉपिक्स में डील करते हैं बेटा, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर ओन एरिया। गेटिंग माय पॉइंट? दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर ओन एरिया। अब देखो अथॉरिटी कैसे फ्लो होती है। अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से बात जाएगी, ठीक है ना बात? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से बात जाएगी स्पेशल डायरेक्टर अपील्स, स्पेशल डायरेक्टर अपील्स, स्पेशल डायरेक्टर अपील्स, और उससे बात जाएगी एपीलेट ट्रिब्यूनल, और उससे बात जाएगी हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में फेमा एक्ट में नहीं लिखा है, बट भारत के संविधान के तहत, भारत के संविधान के तहत, आप मेरी बात मानना है, भारत के संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले। फेमा एक्ट ने तो कुछ बोला नहीं है, फेमा एक्ट ने कुछ बोला नहीं है। बट अब देखो, कल उठकर सपोज रिलायंस इंडस्ट्री इन्वॉल्व है हवाला ट्रांजैक्शन में, एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्री इन्वॉल्व है हवाला ट्रांजैक्शन, डॉलर का इधर से उधर कर रहे हैं, बट गड़बड़ कर रहे हैं, एक्ट कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिलायंस इंडस्ट्री को बुलाया, बोले इधर शो कॉज नोटिस, अपीयर हो, करेक्ट है। अब शो कॉज नोटिस आ जाओ, करेक्ट है। एंड यहां पर देखो, हमें तुमसे वार्तालाप करना है, बातचीत करनी है। तो मेरी बात मानना है, वार्तालाप करना है, बातचीत करनी है। अब यहां पर सिंपल बात है, आपको यह समझना होगा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उनसे बातचीत करके बातें समझेगा। और अगर उनको लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने उल्लंघन किया है फेमा का, बेटा जी करारा जवाब मिलेगा। फेमा बहुत डेंजर है, करारा जवाब मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्री को। रिलायंस इंडस्ट्री एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन से खुश नहीं है, तो वो जाएंगे स्पेशल डायरेक्टर अपील्स में और अपील करेंगे। और वो स्पेशल डायरेक्टर अपील के भी डिसीजन से खुश नहीं है, तो बेटा वो जाएंगे एटी के पास, एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। और एटी से भी खुश नहीं है, तो बेटा वो जाएंगे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी खुश नहीं है, तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन आपको दरवाजे ओपन करता है सुप्रीम कोर्ट के। फेमा एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का कहीं भी रेफरेंस नहीं है। समझ में आया मेरी बात? तो यहां देखो, सबसे पहले सेक्शन 16 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, डबल ए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बेटा कौन अपॉइंट करेगा? सीजी। और इनका एरिया, इलाका, इनका एरिया जुरिस्डिक्शन का कौन बताएगा? सीजी।
और ये क्या करेंगे, जब इनके पास कोई रिटर्न कंप्लेंट आती है फेमा का उल्लंघन का, तब जाकर ही वो हियरिंग्स लेते हैं। किसी ऑफिसर की कंप्लेंट आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंप्लेंट आई है, स्टेट गवर्नमेंट की कंप्लेंट आई है, तो अब जाकर वो कार्यवाही करते हैं। आर यू एबल टू गेट दिस? उसके बाद में ऑब्वियसली जो भी वो डिसीजन लेंगे, लेने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड लेना पड़ेगा। अविरूप मेरे भाई, मैंने मजाक मजाक में आलिया का भी एग्जांपल ले चुका हूं। मैंने ये बताया था डोनाल्ड ट्रम्प आलिया के लिए गारंटी दे सकते हैं क्या? परमिसेबल, नॉट परमिसेबल? परमिसेबल। तो मेरी बात मानना है, काजल अग्रवाल का केस चल रहा है फेमा के कॉन्ट्रवेंशन का, उसने 1.5 करोड़ का उल्लंघन किया। लेट मी चेक, मुझे नहीं मानता है बात। काजल अग्रवाल फेमा कॉन्ट्रावेंशन, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और कुछ होगा। यस, फॉरेक्स वायलेशन फेमा तमिल सिनेमा एक्ट्रेस, ये देखो। Bollywood actress Yami Gautam has been summoned to inquire in an alleged forex violation. The new lead actress has been sent notice by the probe agency on Wednesday for violation of FEMA. This is the second time that the actress has learned that Yamini is likely to be called for questioning sometime in the week of July. On the front, there was an intimate wedding ceremony with only family and close friends attendance. The pretty actress has been on a photo. अरे कहाँ गए खंडाला, कहाँ से आ गए? फेस्टिवल एंड फैंस कांट स्टॉप ओवर दिस व्हाटएवर मे बी। तो गाइस अब ये देखो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन अपॉइंट करेगा? सेक्शन 16 के तहत विल बी अपॉइंटेड बाय सीजी एंड जुरिसडिक्शन विल बी अपॉइंटेड बाय सीजी। एंड जो भी है, ये मेरी बात मानना, उनके ऊपर इंक्वायरी, जब गवर्नमेंट कंप्लेंट करेगा तो इंक्वायरी हेल्प करेंगे और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। अब आप खुश नहीं हो तो आप अपील किसको करोगे? आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से खुश नहीं है बेटा, आप किसको अपील करोगे? बोलो, किसको अपील करोगे? आप अपील करोगे स्पेशल डायरेक्टर अपील। स्पेशल डायरेक्टर अपील भी कौन अपॉइंट करता है? सीजी। उनका एरिया कौन रहेगा? सीजी, एकदम आसान। और वो इंक्वायरी किसके कंप्लेंट पर? रिटर्न कंप्लेंट पर करेंगे। एंड स्पेशल डायरेक्टर अपील के पास आप अपील 45 डेज में करोगे। आफ्टर 45 डेज अगर जेन्युइन रीजन है तो ही अपील अलाउ किया जाएगा। और अपील के लिए आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म जो रूल्स के अंदर है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। रूल्स रेगुलेशंस के अंदर है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। वेरी वेरी क्लियर। तो अगर आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से खुश नहीं है तो आप स्पेशल डायरेक्टर अपील्स को अपील करोगे, 45 डेज में अपील करोगे। और अगर 45 डेज से ज्यादा लग रहा है, जेन्युइन रीजन है, तो वो शायद अलाउ करेंगे। स्पेशल डायरेक्टर अपील जो है वो आपको कहीं ना कहीं क्या करेंगे, वो अपॉइंट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट किए जाएंगे। एंड दे विल हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर आप स्पेशल डायरेक्टर अपील से भी खुश नहीं है, आप किसके पास जाओगे? अगर आप स्पेशल डायरेक्टर अपील से भी खुश नहीं है, आप किसके पास जाओगे? यू विल गो टू एपेलेट ट्रिब्यूनल। और जो भी ये एक्ट है, स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976, इस एक्ट के अंदर, ठीक है ना, जो भी एपेलेट ट्रिब्यूनल है वही एपेलेट ट्रिब्यूनल फेमा के अंदर है। स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, करेक्ट है बात, फॉर प्रॉपर्टी एक्ट 1976, इस एक्ट के अंदर जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वही एपेलेट ट्रिब्यूनल है। और आप उससे भी खुश नहीं हो, एपेलेट ट्रिब्यूनल से भी खुश नहीं हो, अपील टू हाई कोर्ट विद इन 60 डेज। अपील टू हाई कोर्ट विद इन 60 डेज। हाई कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर केस नहीं लड़ा जाएगा,
क्वेश्चन ऑफ लॉ, लॉ के इंटरप्रिटेशन पे सवाल है, उस पर केस लड़ा जाएगा, फैक्ट्स के ऊपर नहीं लड़ा जाएगा। ऑलरेडी 3 अथॉरिटी फैक्ट्स के ऊपर लड़ रही थी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, स्पेशल डायरेक्टर अपील्स एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, स्पेशल डायरेक्टर अपील्स एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो हाई कोर्ट पे डिस्कशन होगा क्वेश्चन ऑफ लॉ पर, नॉट ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और अगर जेन्युइन रीजन है तो आपको 60 डेज के बाद भी अलाउ करेंगे। सर डायरेक्टर ईडी क्या करता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ईडी क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है, और इन्वेस्टिगेटिंग पावर ईडी को दिया गया है अंडर सेक्शन 37, और ईडी रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स अपॉइंट करेंगे उनके साथ। और ये फिलहाल ईडी का काम करता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर के जो आईटी ऑफिसर्स है या वो ऑफिसर्स है वो करते हैं। वेरी वेरी क्लियर। और कंपनी उल्लंघन कर रहा है मतलब उसके चलाने वाले लोग कर रहे हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, पर्दे के पीछे जो लोग हैं वो भी लाइबल है अंडर दिस। वेरी वेरी क्लियर। आर यू एबल टू गेट दिस? तो गाइज आई एम डन फॉर द डे, आई एम डन विद FEMA व्हाटएवर वाज रिक्वायर्ड मेजरली। ठीक है, कल अपना लास्ट डे है कैप्सूल का या रिवीजन का, क्विक रिवीजन का। ओके, जस्ट पिंग मी अ वेरी स्मॉल टॉपिक व्हिच यू गाइस थिंक कि एक दिन में लेकर एंड होना चाहिए। ऐसा कोई टॉपिक देखो कि टॉपिक भी हो जाए और बात भी हो जाए। पिंग चैट में मत करना, कमेंट सेक्शन में करना। पिंग पिंग जो है चैट पढ़ते नहीं आता है बाद में, कमेंट सेक्शन में करना इमीडिएटली आफ्टर द टॉपिक है। आई विल डिसाइड एंड टेक इट फॉर द लास्ट टुमारो। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ लवली डे, टेक केयर। ऋतु तिवारी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का सवाल है नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं, टेंशन लो मत। तो सुप्रीम कोर्ट की बात खत्म कर देना। सुनीता, रेमिटेंस पढ़ाने के लिए बहुत टाइम जाएगा, इसलिए उसको ओवरव्यू नहीं कर सकते हैं। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑलरेडी ये जो लाइव यूट्यूब पे करंट अपडेटेड रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, बिंदास देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। भावेश, ऐसा टॉपिक बताओ जो दोनों ओल्ड एंड न्यू में बेटा। स्टैम्प एक्ट जो है वो ओल्ड में है। माय प्लेजर कशिश, ऋतुजा, माय प्लेजर वैष्णवी। शिजान, अरे ये नहीं करना है शिजान। मैं आपको बताऊं, आप मेरे CS फाउंडेशन के अगर लेक्चर देखोगे ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें 2.5 घंटे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबरी हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपको लिंक चाहिए क्या? 2.5 घंटे के अंदर आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज हो जाएगा। ये बात हुई वैष्णवी। चलो, बाय 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 बाय।